नहीं आशीष जी, मैंने लास्ट वीक ज्वाइन कर लिया था तो तो मुझे क्यों नहीं प्रायर मिले? मैं कहाँ गए थे आप? जी मैं कश्मीर घूमने गया था इस बार समर वेकेशंस में विद फैमिली, तो काफी अच्छा ट्रिप रहा वहाँ पे। अरे वाह, वेलकम बैक। अपनी मुलाकात आज हो रही है। थैंक अच्छा, यू। चलिए अब हर्षदा के पास चला जाए। बहुत सारे Q1 अपडेट्स आ रहे हैं जो शायद एक झलक दे रहे हैं कैसा इस बार का Q1 का परफॉर्मेंस रहेगा इंडिया इंक का। एक एक करके उन इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे चर्चा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, बजाज फाइनेंस। और बजाज फाइनेंस के लिए गौरांग सर के पास भी चलेंगे और साथ साथ मानस, आप चार्ट रेडी रखना, आता हूं आपके पास। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? बजाज फाइनेंस के लोन्स में एक पिकअप देखने को मिला है। करीब 10% का इजाफा ईयर ऑन ईयर देखा गया है। इस पर्टिकुलर Q1 में 8 साल में नए लोन्स Q1 में हाइस पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस 1.1 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा दर्ज होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि ई कॉम और इंस्टा EMI कार्ड पर RBI की जो रोक हटी है, उसके बाद ये दरअसल उन प्रोडक्ट्स को भी रीइंट्रोड्यूस कर चुके हैं और वहां पर भी एक पिकअप देखने को मिल रहा है। कस्टमर फ्रेंचाइजी के लिहाज से अगर आप देखिए तो कस्टमर बेस जो है वो 21% बढ़कर आता हुआ इस समय 8.8 करोड़ कस्टमर्स कंपनी के हाथ में हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 31% तक का इजाफा 3.5 लाख करोड़ के ऊपर यह आंकड़ा है। और डिपॉजिट बुक भी करीब 26% बढ़कर 62,750 करोड़ पर आई है। कंपनी ने कहा है कि इनके पास इस समय जून तक नेट लिक्विडिटी सरप्लस करीब करीब 16,200 करोड़ का है। बढ़िया अपडेट आता हुआ बजाज फाइनेंस की तरफ से। कल खैर फाइनेंशियल्स का दिन था। कल दिन के हाईस पे 1.25% के आसपास की गेंद के साथ बंद होता हुआ नजर आया। वैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर कर रखे हैं इसने। गौरांग सर, बजाज फाइनेंस कैसा लगता है इन लेवल्स के आसपास? क्या टारगेट्स लेके चल रहे हो आप लोग इस स्टॉक के अगले 12 महीने के लिए? लंबी अवधि में 8,600 के पार के लक्ष्यांक है ये। जो भी हमने आंकड़े अभी तक देखे हैं और जो भी कारोबार को लेकर के टिप्पणियां मैनेजमेंट ने रखी है और जिस तरीके से अभी हर्षिता जी भी बता रही थी, 8,600 के लक्ष्यांक लग रहे हैं। और मैं बिल्कुल सहमत हूं अनुज भाई से। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है यहाँ पर बजाज फाइनेंस। ओके, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल। टेक्निकली कैसा पोजीशन? कल दिन के हाईस पे बंद हुआ। मानस, कैसा लग रहा है? चार्ट्स पे देख के लग रहा है तेजी करने का मन? तो देखिए, पिछले करीब अगर हम 3-4 सेशन देखें तो ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है, जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि लोअर लेवल पे 200 दिनों की मूविंग एवरेज पे कुछ दिन पहले स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। अब अगर टारगेट सेट करने होंगे तो वो 7450 के होंगे। 7450 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 7170 के नीचे लगाने हैं। चलिए, यह है बजाज फाइनेंस की चर्चा। इस बीच गाबा सर कह रहे थे थोड़ा जल्दी निकलना है उनको। वो कह रहे थे अपनी जीप का हुड खोल लेता हूँ, शाम को सब चलेंगे वो विक्ट्री मार्च में। तो गाबा सर, हुड वुड मत खोलिए, ऐसा क्या है? आप बोलेंगे तो 100% निकल, लेकिन वहां पर ट्रैफिक बहुत होगी। आप बोलो कितने बजे मिलना है और कहाँ मिलना है। 5 बजे है, मैंने सुना मरीन ड्राइव पर। ट्रैफिक बहुत होगा वैसे वहाँ। बहुत गजब का होगा। हाँ। अरे, जाना है तो ट्रेन में जाना मैं है। आज सुबह से, अरे अब वो सुबह हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, वानखेड़े में होगी ये एक कल्मिनेट, और वहां पे वो फिर फेलिसिटेशन होना है। 33,000 की वानखेड़े की कैपेसिटी। टिकट बेचेंगे या सबको ऐसे ही जाने देंगे? भरो। आई थिंक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, मेरे ख्याल से तो वही होना चाहिए। होना तो आज तो पैसे नहीं लेने चाहिए। और 33,000 तो वैसे ही भर जाएंगे मुंबई में, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, 5 से 7 मजा आएगा, शाम को मजा आएगा देखने में उस विक्ट्री सेलिब्रेशन को। खैर, अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज पेक्स की तरफ बढ़ रहा हूं। दूसरे में कई सारे फाइनेंशियल्स हैं जो रडार। बजाज फाइनेंस तो है ही है, वो निफ्टी का हिस्सा था तो अलग से चर्चा कर ली। बाकी के फाइनेंशियल पे चर्चा करते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से उन सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे बातचीत। हर्षदा, कौन कौन से? L&T फाइनेंस, जहां पर रिटेल डिस्बर्समेंट्स में 33% तक की वृद्धि देखी गई है। 14,830 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। रिटेल लोन बुक भी अगर आप देखें 31% बढ़कर आई है। 84,440 करोड़ पिकअप देखने को मिला है। अब आते हैं आप बंधन बैंक के नंबर्स पर, जहां पर लोन एंड एडवांसेस में ईयर ऑन ईयर 22% का इजाफा है। क्वार्टरली आधार पर देखेंगे तो हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। ये टोटल डिपॉजिट्स में भी 23% तक की ग्रोथ एनुअलाइज बेसिस पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये डिपॉजिट्स 1.5% से घटकर आए हैं। कासा डिपॉजिट्स 44,453 करोड़ पर है, यानी कि नियरली 14% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। रिटेल इंक्लूडिंग कासा में 19.2% तक की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 2% तक का डिप देखने को मिला है। कलेक्शन एफिशिएंसी 98.5% पर आई है वर्सेस 98.8%, तो हल्की सी नरमी वहां पर देखने को मिल रही, करीब 30 बेसिस पॉइंट की।
सूर्योदय फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी रेडार पर रहेगा, जहां पर ग्रॉस एडवांसेस में 4% का इजाफा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर 42% तक की ग्रोथ, डिस्पर्समेंट्स 46% सालाना बढ़े हैं, हालांकि 26% की गिरावट क्वार्टरली आधार पर है। टोटल डिपॉजिट्स 42% बढ़कर आए हैं ईयरली बेसिस पर। कासा रेशियो ईयरली बेसिस पर 15% पर है, और आई बेग योर पार्डन, ये 17.7% के आसपास है, और नेट एनपीए का जो आंकड़ा है वो 2.67% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है वर्सेस 2.8%। तो नेट एनपीए में बेहतरी देखने को मिली, एसेट क्वालिटी कुछ बेहतर होती दिखाई दी है। पहले एल&टी फाइनेंस, गाबा सर चार्ट्स पे कैसा प्रेज लगता है भाई एल&टी फाइनेंस? अपडेट्स तो बढ़िया है, रिटेल थ्रस्ट जो है अब बढ़िया इनको फायदा दे रहा है, अच्छी ग्रोथ वहां पर। देखिए एल&टी फाइनेंस 188 पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो हायर टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें, जो पैटर्न बना है फ्रॉम 175 टू 188 190, ये बढ़िया पैटर्न। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक दो दिन के लिए नहीं, हिसाब से नहीं देखना चाहिए इसको। हम नॉर्मली कहेंगे रनिंग करेक्शन। इसका जो टेक्निकल टारगेट है मेरे हिसाब से 200 होना चाहिए। वक्त लग सकता है उसके लिए, इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है खरीदने का मौका है। कहां तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने? 180। तो 180 तक डिप्स मिलती है, खरीदना चाहिए। अगर लेना है तो 180 का स्टॉप लगाएंगे, लेकिन 200 नजर आते हैं। यस, एल&टी फाइनेंस अभी इसका नाम होगा 188 पे चल रहा है, यहां से लेकर 180 के जोन्स पर कहीं भी ठंडा हो रहा है, एक्यूमुलेशन का जोन है। 180 का स्टॉप है, जा ये 200 की तरफ रहा है। ये है रणनीति एल&टी फाइनेंस की। बंधन बैंक, सतपुते साहब कैसा चार्ट्स पे? कुछ बड़ी न्यूज स्पेक्स अभी सामने भी खड़े हैं और ये अपडेट भी फीका फीका सा। आशीष जी देखिए, अपडेट फीका है लेकिन चार्ट स्ट्रांग है। इसमें ये दिक्कत है कि कल इसने अपने कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया है। ये कंसोलिडेशन था 200 से लेके 208 का, और एट द सेम टाइम 208 और 210 अगर ये रेंज देखे तो इसमें 200 डे में आता है। तो चार्टिकली देखिए इसमें कल ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा मुझे लगता है 200 का लेवल। जैसे अनुज जी ने सुबह कहा कि इसमें एक निगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, तो आज 200 का लेवल वॉच करें। अगर 200 का लेवल सुबह में वायलेट होता है तो फिर मुझे लगता है कि इन दैट केस ऊपर में कल जो ब्रेकआउट था वो बुल ट्रैप हो जाएगा और करेक्शन 200 के नीचे स्टीप हो सकता है। तो जिन्होंने पोजीशन रखी है उनके लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 200 का। अगर 200 टूटता है तो निकल जाएगी। बिल्कुल, एक्चुअली इसका एक बार टेक्निकल चार्ट फायर करिए आशीष, और एक चीज़ क्लियरली आपको दिखाई देगी। पिछले एक साल से ये स्टॉक एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर आकर रुक रहा है। हर बार ये स्टॉक एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज पर आकर रुक रहा है। इस बार क्या उसको क्रॉस करेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन खैर कल का प्राइस पैटर्न अच्छा था। खैर इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें ज़्यादा बड़ा ट्रिगर है वो मैनेजमेंट चेंज का, वो जो अनाउंसमेंट आएगी या नहीं। आई थिंक गौरांग से मेरी बात हुई थी इस स्टॉक को लेकर। गौरांग, आप कंस्ट्रक्टिव हैं इस बैंक पर? बिल्कुल अनुज भाई, मेरे ख्याल से हमने कल परसों ही चर्चा की थी इसको लेकर के, और हमारी और आपकी जो निचला स्तर है 180 के आसपास, जब घोष साहब ने वो घोष साहब को लेकर के जो खबरें आई थी, तब भी मेरे ख्याल से ये 180 का एक निचला स्तर बनाया था और ऊपर की तरफ राय है खरीदारी की। और फिलहाल हम 230 के आसपास के लक्ष्यांक निर्धारित कर रहे हैं अनुज। अगर नतीजे बेहतर आए और सुधार एनपीएस को लेकर के ज्यादा सकारात्मक नजर आया आंकड़े, तो शायद इस लक्ष्यांक को हम और भी ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। ओके, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी साउंड। अपडेट थोड़े से फीके और कुछ न्यूज फ्लोज के बीच में जूझेगा ये स्टॉक, ये ध्यान रखना। तो देखते हैं आज कैसे समीकरण बैठते हैं, उसके बाद एक बार रिविजिट कर लेंगे ऑल इंटरेस्टिंग बंधन बैंक को। अगला है एक और क्वार्टर अपडेट, ये है वेदांता का। कोल इंडिया रडार पे था सेठ साहब की। सेठ साहब वेदांता प्लीज खोलिएगा आप। इसका अपडेट ये हंसते ही बताएंगे भाई, 10 से ज्यादा सेगमेंट का तो अपडेट दे दिया था, समझ में नहीं आ रहा था अच्छा है कि बुरा है। कैसा लगा? थोड़ा सा मिक्स्ड है आशीष। अगर आप देखिए एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में ईयर ऑन ईयर 3% की ग्रोथ देखने को मिली है, क्वार्टरली एकदम फ्लैट है। इनका एल्यूमिना प्रोडक्शन जो है लांजीगढ़ रिफाइनरी वाला 36% बढ़कर आया है, यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहाँ पर भी एक बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। लेकिन माइन मेटल प्रोडक्शन 2% ही बढ़ा है, सेलेबल मेटल प्रोडक्शन सिर्फ 1% बढ़ा है। यहाँ पर आप देखिएगा रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन करीब 1% ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जिंक प्रोडक्शन में 1% की बढ़त है। लेड प्रोडक्शन में बहुत मामूली सी 2% तक की बढ़त है। सेलेबल सिल्वर प्रोडक्शन भी इनफैक्ट घटकर आया 7%। तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिना वहां पर हमने देखा है प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, बाकी प्रोडक्ट्स में
जो प्रोडक्शन अपडेट है वो थोड़ा सा सुस्त ही दिखाई दे रहा है। गैस प्रोडक्शन भी करीब 17% घटकर आई है। सो वो दो ही कमोडिटीज है जहां पर इनके प्रोडक्शन में एक अच्छा इजाफा देखने को मिला है। ओके, तो कहीं दो ही कमोडिटी अच्छा, अदरवाइज फीका, तो मिला जुला सा कह लीजिए आप। पर ये स्टॉक अच्छा है, बहुत अच्छे मूव्स दिखाने के बाद हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहा है। कैसा लग रहा है सेठ साहब वेदांता, क्या करोगे आप? ये आशीष जी, रिसेंट मंथ में हमने वेदांता में काफी एक शार्प रनअप देखा था और उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया। देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस, बट पिछले 3-4 हफ्ते का अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। स्टॉक अगर 475 480 के लेवल पे निकलेगा तो एक फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा। टिल दैट टाइम इट इज इन अ कंसोलिडेशन मूव विद सपोर्ट एट 440। तो यहाँ तो डिप पे बाय करें अगर कोई कभी 445 450 में आता है, या तो फिर वेट करें एक ब्रेकआउट के लिए। डिप में खरीदारी करने वाला स्टॉक है, अभी नहीं, अपफ्रंट नहीं, गिरावट आए तो। ये है वेदांता की बात। अब रडार पे हैं दो स्टॉक्स इन न्यूज, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज और भारत फोर्ज। B&B, बहेती जी, आप रेडी रखो, मैं आ रहा हूं। क्या अपडेट्स हैं इनको लेकर? ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने एक करार किया है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 8 एकड़ में स्प्रेड रहेगा। ये बैंगलोर में इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीब करीब 1100 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। साथ ही भारत फोर्ज क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं और ये देखिए थोड़ा सा निराशाजनक है कि बिक्री 33% मंथ ऑन मंथ घटकर 13,100 यूनिट्स पर आई है। ईयर ऑन ईयर 6% की गिरावट देखने को मिली है और 14 महीने के लोस पर दरअसल ये क्लास 8 बिक्री ट्रक्स की बिक्री के आंकड़े हैं। तो एक पार्ट ऑफ द बिजनेस इंपैक्ट होता है जो उस क्लास 8 यानी कि यूएस के जो ह्यूज साइज ट्रक्स होते हैं उनके लिए एक्सेल वगैरह सप्लाई करने का काम। ठीक है, तो दिक्कत वाली खबर भारत फोर्ज के लिए, लेकिन ब्रिगेड ने एक और जेवी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर लिया है बेंगलुरु में। किसी में कोई ट्रेड के समीकरण बैठ रहे हैं क्या बहेती साहब? जी आशीष जी, पहले भारत फोर्ज पर डिस्कस कर लेता हूँ। भारत फोर्ज का चार्ट स्ट्रक्चर खराब हो रखा है क्योंकि 1800 का जो इसका एक जोन था वहां से इसने कंटिन्यूसली पिछले 9 दिनों से लोअर लोज के पैटर्न्स बन रहे हैं और स्टॉक कल 20 डे मार्क को भी ब्रीच करता हुआ देखने मिला है। मुझे लग रहा है इसमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। F&O का स्टॉक है तो यहाँ पे एक शॉर्ट किया जा सकता है। 1680 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह रही है। हमें लग रहा है जैसा आपका स्ट्रक्चर है शायद 1610 तक का लेवल भी दिखा सकता है। तो वहीं अगर मैं ब्रिगेड की बात करूं तो ब्रिगेड का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और स्टॉक ने अपना 20 डे भी ब्रीच नहीं किया कहीं भी गिरावट में। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक शायद पुल बैक देखने मिल सकता है और 1400 और 1450 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो ब्रिगेड में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना और 1350 का एक एसएल मेंटेन करें। ब्यूटीफुल, ये है भाई साहब, भारत फोर्ज वीक है, ब्रिगेड में खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। रचना जी, एक स्टॉक है सेलो वर्ल्ड, वो उसको लेकर अपडेट्स हैं आपके पास। आ रहा हूं, आप चार्ट एक बार खोलिएगा मैम। CELLO, हर्षदा क्या अपडेट्स हैं? QIP लॉन्च हुआ है आशीष। यहाँ पर 730 करोड़ का QIP दरअसल कंपनी लेकर आ रही है। इंडिकेटिव प्राइस जो है वो करीब 852 रुपए प्रति शेयर है, यानी कि कल की क्लोज के लिहाज से अगर आप देखेंगे लगभग 11.25% का एक डिस्काउंट पर ये दरअसल QIP लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इनफैक्ट एक अपडेट है। याद रखिएगा कल स्टॉक 960 पर जाकर टिका था, 6.5% तक की वृद्धि थी, लेकिन आज वो डिस्काउंट पर QIP खुल रहा है। कल बहुत तगड़ा स्पाइक आ गया था इसमें और अब QIP का जो फ्लोर है वो 11-11.5% इस CMP से डिस्काउंट पर। क्या करोगे रचना जी? आप अभी तक पिछले कुछ दिनों में जितने QIP खुले, हालांकि वो डाइल्यूशन कंसर्न्स होने चाहिए, लेकिन सारे स्टॉक चले, पर ये ऑलरेडी कल बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर कर चुका है। अभी और दमखम लग रहा है चार्ट्स पे क्या? जी, इसकी कल की जो प्राइस एक्शन है वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल है और इतनी पावरफुल एक्शन के बाद 930 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। अभी 960 पे है, तो अगर इसमें कोई पुल बैक भी आता है तो पॉजिटिविटी फिर भी बरकरार रहेगी और स्टॉक फिर भी बाई रहेगा। और 930 के स्टॉप लॉस के साथ अगर इसमें बाई करा जाए तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में 995 एंड 1000 4 डिजिट की तरफ जाने के लिए ये काउंटर तैयार है। माइनर कंसोलिडेशन अगर होगा तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। कोई भी कंसोलिडेशन हो रहा है तो वो खरीदारी करने का जोन होगा। ये 4 डिजिट की तरफ यानी कि 1000 या 1000 प्लस की तरफ बढ़ रहा है काउंटर। खैर, आज सुबह देखते हैं खुलने के बाद बिहेवियर। अब आइए दो और वाकई इंटरेस्टिंग न्यूज स्पेक्स और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं।
ये है आईटीडी सीमेंटेशन और आवास फाइनेंशियर्स। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? दोनों के लिए इंटरेस्टिंग अपडेट्स है और यहाँ पर जो प्रोमोटर्स हैं वो अपनी कुछ हिस्सेदारी ऑफलोड करने की तैयारी में है। आईटीडी सीमेंटेशन स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इटालियन थाई डेवलपमेंट कंपनी ये है प्रोमोटर जिनके पास इस समय करीब करीब 46.64% हिस्सा है। अब इन्होंने दरअसल इन्फॉर्म किया आईटीडी सीमेंटेशन को कि वो अपनी हिस्सेदारी कुछ डाइवेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, इनिशियल स्टेज है, इस पर कुछ फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, डेफिनेट डिसीजन नहीं आया है, लेकिन प्रिलिमिनरी स्टेज में आ चुके हैं जहां पर चर्चा कर रहे हैं कि वो अपना स्टेक ऑफलोड करना चाहते हैं। अब क्या पूरी तरह से एग्जिट करेंगे, आधा बेचेंगे, कितना बेचेंगे, उसके डिटेल्स नहीं आए हैं, लेकिन आईटीडी सीमेंटेशन आप रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ आप रेडार पर रखिएगा आवास फाइनेंसियर्स, और आवास फाइनेंसियर्स की जो खबर है वो मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव है। moneycontrol.com कह रहा है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं केदारा कैपिटल और पार्टनर ग्रुप, ये अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह से बेचते हुए दिखाई देंगे। जॉइंटली एक्वायर की थी 8 साल पहले इस पर्टिकुलर एंटिटी को। दोनों पी प्लेयर्स का अगर आप मिलाकर देखें, आवास फाइनेंसियर्स में करीब 26.47% का स्टेक है और वो दरअसल स्टेक ऑफलोड होता हुआ दिखाई देगा। मार्च में मिलकर दोनों ने 12.5% की हिस्सेदारी बेची थी 1369 करोड़ में। अब माना जा रहा है ये अगला सौदा जो होगा वो एक एग्जिट सौदा होगा, कंप्लीटली निकलेंगे आवास फाइनेंसियर्स से। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग। आईटीडी सीमेंटेशन, सतपुते साहब चार्ट देखिए आप जरा। प्रमोटर्स यानी कि वो थाईलैंड की कंपनी, ये एमएनसी है दरअसल, उस लिहाज से तो विदेशी प्रमोटर्स, एमएनसी तो खैर बहुत सारी होती हैं, विदेशी प्रमोटर्स माल बेचना चाहते हैं। बहुत प्रिलिमिनरी है, लेकिन ये स्टॉक ने बहुत बढ़िया कमा के दिया हुआ है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कैसा लग रहा है चार्ट इस समय? आशीष जी, बेहतरीन चार्ट है ये। आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम टेरिटरी में चल रहा है, ब्लू स्काई जोन में है, कहीं भी वीकनेस नहीं है, वन वे चल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप चार्ट के लिए देखें तो ओवरबॉट है, तो फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं होगी, लेकिन जिनके पास है वो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 550। मुझे लगता है आज ये 600 को चैलेंज करेगा, अगर मैं सही हूं तो 650 के आसपास ये चेस करेगा, तो यहाँ पे मूव मिलेगा, लेकिन ओवरबॉट है इसलिए फ्रेश लॉन्ग ना करे, अगर है तो होल्ड करे। है तो होल्ड करें, फ्रेश तेजी ना करें, क्योंकि देखिए किस तरह की छप्पड़ फाड़ तेजी ऑलरेडी चल रही है। पर ये जा 650 तक रहा है ऐसा लगता है। दूसरा आवास फाइनेंशियर्स जो नेटवर्क एक्सक्लूसिव है, बचा हुआ हिस्सा इस कंपनी के प्रमोटर्स यानी कि पी प्लेयर्स बेचने की तैयारी कर रहे हैं। मानस 1860 वाला ये स्टॉक कैसा लग रहा है? देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न पॉजिटिव है। स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट 1800 रुपए के ऊपर दिया था कुछ हफ्तों पहले, उसके बाद 10-12 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। मेरे ख्याल से अगर एक पोजीशन ट्रेड लेना हो तो 1750 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर की तरफ 2100-2125 तक के टारगेट आपको 1 से 2 मंथ में आवाज दिखा सकता है। ओके, अब चलिए बचे हुए सारे स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, कौन कौन से? आशीष, आप रेडार पर रखिएगा मैरिको और काया, और काया की आप लोग बात पहले भी कर रहे थे। बेसिकली काया के जो 75 से ज़्यादा के ब्रांड्स हैं जो काया क्लिनिक्स के बाहर बिकते हैं, वो मार्केटिंग एंड सेल्स अब मैरिको हैंडल करता हुआ दिखाई देगा। ये प्राइमरीली जो ब्रांड पोटेंशियल है काया का, उसको अनलॉक करने की पहल है। अब सब जानते हैं प्रमोटर एक ही है, मैरिको ग्रुप है दरअसल काया का भी प्रमोटर, और उस लिहाज से देखना होगा कि इसका क्या बेनिफिट काया में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैरिको का डिस्ट्रीब्यूशन बेस, सेल्स एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, उसका फायदा काया के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। आइएगा आप फिर अब GETND पर। GETND को दरअसल 2 ऑर्डर्स मिले हैं और इन 2 ऑर्डर्स में अपडेट जो ये है कि फ्रांस और मिडिल ईस्ट की एक कंपनी है, एक ही कंपनी, अलग अलग इकाइयाँ हैं फ्रांस और मिडिल ईस्ट में, और कुल मिलाकर करीब 64 मिलियन यूरोस का ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके साथ ही आप रेडार पर रखिएगा L&T को। फिच रेटिंग्स ने पहली दफ़ा यहाँ पर BBB+ रेटिंग असाइन की है। आउटलुक स्टेबल रखा है। लॉन्ग टर्म फॉरेन एंड लोकल करेंसी इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग जो कंपनी की है उस बेसिस पर। साथ ही साथ यथार्थ हॉस्पिटल रेडार पर रखिएगा, जहां पर प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 25 लाख शेयर कल बेचे।
ये ओपन मार्केट में ट्रांजैक्शन हुआ था, यानी 2.91% हिस्सेदारी इनकी बिकी है 101 करोड़ में, और उन 25 लाख शेयरों में से 20 लाख शेयर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने खरीदे। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में है। यथार्थ हॉस्पिटल कैसा लग रहा है चार्ट्स पे बहेती साहब? यथार्थ वैसे ऑफ हाईज, ठंडा पड़ा हुआ, कल लास्ट में जरूर एक फंड ने एग्रेसिव खरीदारी करी है। जी आशीष जी, कंसोलिडेशन चल रहा है और जिस हिसाब से स्टॉक पिछले 7-8 दिनों से, इनफैक्ट 15 दिनों से जिस रेंज पे ट्रेड कर रहा है, 400 का एक बेस बनाने का कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे। अगर 420 के ऊपर खुल के सस्टेन करता है तो इसमें शायद खरीदारी की जा सकती है 435 के टारगेट के लिए। लेकिन जो खरीदारी है 420 के स्ट्रिक्टली ऊपर ही करना है, और जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 410 का मेंटेन करना। गावा सर, वोडाफोन आइडिया आज से वो बढ़ी हुई टैरिफ्स इसकी भी लागू हो जाएंगी। 4 जुलाई से इन्होंने कहा था इफेक्टिव होंगी। कल जाके संभला है, नहीं तो वो जिस दिन से खबर आई थी कि सब टेलीकॉम दिग्गज कंपनीज टैरिफ हाइक करेंगी, ये पिटते ही चले जा रहा था। संभल गया कि अब चलेगा नहीं चलेगा? देखिए, मैं आइडिया को, वोडाफोन आइडिया को मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं देखता। इसको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इसको लेना चाहिए आज और 1-2 महीना तक, 3 महीना होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेकआउट चाहिए था 17 में ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस, वो तो बढ़िया है। उसके हिसाब से एक अप मूव मिलना चाहिए। तो हायर जोन तो देखेंगे, स्लो चलेगा, कभी कभी फास्ट चलेगा, फिर नीचे आएगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, लेकिन ये स्टॉक बाय एंड होल्ड है। मेरे हिसाब से मेरा जो टेक्निकल टारगेट है फर्स्ट, वो 28 का है, अब 17 पे है। मतलब यहाँ से 8-11 रुपया और भी ऊपर है, लेकिन उससे वक्त लगेगा। एक्चुअली काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है यहाँ पर। मेरे ख्याल से कल साइन थे कि शायद वो अपन उस प्रॉफिट बुकिंग में बड़ी कमाया। प्रॉफिट बुकिंग में अच्छा था, बहुत शानदार था। आई थिंक अब अगर आप चाहें तो 1 महीने में 32% भाग चुका है। अब अगर आप चाहें तो लोअर लेवल अगर मिले वापस तो शायद दोबारा री एंट्री करने की कोशिश करें। वैसे इससे बेटर रहेगा भारतीय पर फोकस करना, क्योंकि भारतीय करेक्ट हो चुका है। और भारतीय करेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हर कोई यहाँ पर ब्लॉक डील एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके लिए आई थिंक इसका हाई 1542 था जब टैरिफ हाइक आया था। कुछ छोड़ने आ रहा है क्या? नहीं, वो सिंगटेल, आई थिंक सिंगटेल का थोड़ा सा बाकी है। बस इसमें दिक्कत बस ये आ रही है कि अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्रमोटर स्टेक में क्लासिफाइड है या नहीं है, क्योंकि उससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। देखिए, एक बार अगर विंडो बंद हो गई तो अगर प्रमोटर स्टेक में क्लासिफाइड है तो फिर नहीं आ सकती वो। तो इसके लिए ये थोड़ा सा एक बस हल्का सा कन्फ्यूजन है इसको लेकर। लेकिन मेरा ये मानना है कि रिगार्डलेस ये जो करेक्शन आ रही है इस ब्लॉक डील की वजह से, ये आपको एक मौका दे रही है वापस री एंट्री करने का। ओके, वोडाफोन आइडिया, क्योंकि आज बढ़ी हुई टैरिफ्स लागू हो गई। गुजरात गैस, जो इंडस्ट्रियल गैस की कीमतें बढ़ाई, आज से लागू हो जाएंगी। गोदावरी पावर एंड इस्पात, वो जो बायबैक खुलना था, आज से खुलेगा। और फाइनली इक्जिगो भी रडार पर रखिएगा, वो हाल की लिस्टिंग लार्ज रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी, आज पहली बार लिस्टिंग के बाद उसके तिमाही नतीजे आएंगे। मुनाफिकदारी समेट रहा हूं, अब ब्रेक के उस पार शुरुआत करेंगे पहला सौदा की।